चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं लाइव सेशन। ठीक है, चेक करिए आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग लाइव जा चुके हैं। ठीक है, तो जिसको जिसको आवाज आ रही हो, हाँ बिल्कुल, बढ़िया, शानदार। जैनिल, एके डेविल, दर्शित, जैनिल, युवराज, बढ़िया। हाँ ठीक है, आवाज और सारी चीजें बराबर हो तो एक एक दिल बनाते जाइए, है ना। दिल देके देखो, दिल लेने देने की उम्र है आपकी। ठीक है, तो दिल देके देखिए। ठीक है, बढ़िया, ऑल सेट, स्टार्ट करें। चलिए, ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब देखिए, अब ठीक है, बच्चे जुड़ रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है। तो बच्चों आज का जो सेशन रहेगा ना, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, देखिए कि मैं ट्राई करूंगा आपका सबका कमेंट एड्रेस करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि हम पढ़ाने में ज्यादा व्यस्त होंगे, आपको चीजें बताने में ज्यादा व्यस्त होंगे। तो हो सकता है, हाँ दिवेश, उमंग, जैनिल, ठीक है, बीडीएस, बढ़िया, चलिए, बेला, दिव्या, दियानी, जैनिल, ठीक है, बढ़िया, ठीक बात है। ठीक है, तो हाँ बढ़िया, दिल देते जाइए बच्चों, दिल देते जाइए, है ना। तो देखिए, अब क्योंकि क्या है ना कि भाई जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है, वैसे टीचर को भी तो मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट मोटिवेशन आपके लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशन हमारे लिए भी है। ठीक बात है। चलिए, हाँ, तो अब होगा क्या कि मान लीजिए मैं आपके कमेंट मिस कर जाऊं, तो आपको बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं करनी है, आपको बुरा नहीं मानना है। ठीक है, अपन पढ़ाने में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कोई चीज छूटे ना, मैं सबको आंसर कर पाऊं, लेकिन ठीक है, अगर तो भी कोई छूट जाता है तो ठीक है, अपन कवर करेंगे। ठीक है, पर मेन पर्पस क्या है, जिस पर्पस से हम यहाँ पर आए हैं उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक बात है, तो चलिए, ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि अपन इकट्ठा किस लिए हुए हैं। क्योंकि अपन ने क्या है कि एक बड़ा सपना देखा है। ठीक है, तो बड़ा सपना देखा है तो उसके लिए क्या है, तैयारी भी हमें बड़ी चाहिए। और अब हम क्या है, अपनी लड़ाई के अंत की ओर है, यानी कि हम एकदम फिनिशिंग लाइन के करीब आ रहे हैं धीरे धीरे। तो होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं कोचिंग जा रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, ठीक बात है, तो उसमें आप पढ़ाई तो आप करते हैं, लेकिन जब चीजें आखिर में जाती है तब दिक्कत हो जाती है। यानी फिनिश करना, आपने स्टार्ट कितना भी अच्छा लिया हो, लेकिन आप फिनिश कैसे करते हैं ये बहुत मैटर करता है। बोलिए, ठीक बात है, समझ में आ रही है। तो होता क्या है कि जैसे अगर मैं जेई की बात करूं या नीट की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ एग्जाम है, इससे भी बहुत टफ टफ एग्जाम होने वाली। ठीक है, दुनिया में इससे भी टफ एग्जाम होती है। तो जेई और नीट इतनी टफ नहीं है, लेकिन जो उसको टफ बनाता है, यानी कि जैसे आप क्वेश्चंस देखें, तो जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, तब हमारे पर प्रेशर होता है, सारी चीजें होती है। जब आप घर पर उस क्वेश्चन को लेकर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि भाई नहीं, ये वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे, मुझे चीजें अगर पता होती तो क्या होता कि मैं आराम से कर पाता। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, अच्छा बीच में बता दूं, मैं एक बात बिल्कुल बता दूं, एक का कमेंट आया है। ठीक है, दर्श दर्श का कमेंट है कि ये करने से कम 95 परसेंटाइल आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, जो हम ये करने वाले हैं 95 परसेंटाइल नहीं, आपकी 99 प्लस परसेंटाइल की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, लेकिन वही बात है कि मेरा काम खाली ज्ञान देना है। ठीक है, कि जैसे वो एक शायरी है कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो ज्ञान देना है, इम्तिहान तो हमें देना है ना। बच्चे लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो ज्ञान देके निकल जाते हो, तो वही बात है, हम ज्ञान देके निकल जाएंगे। मैं आपकी 99 परसेंटाइल 99 पीआर प्लस की गारंटी लेता हूं। जो भी यहाँ पर टीचर पढ़ाएगा, जो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पढ़ाएगा, आप जैसा जैसा वो करने को बोलेगा, अगर आप वैसा वैसा कर रहे हैं, घर पर रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, तो 99 प्लस परसेंटाइल कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आ सकती है। क्योंकि आप क्या देखिए, आप अगर थोड़ा सा अगर आप देखें तो 99 प्लस परसेंटाइल कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। जैसे कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 99 प्लस परसेंटाइल मतलब 10 से 12,000 ऑल इंडिया रैंक होती है। ठीक है, तो 10 से 12,000 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल ला सकते हैं, बस यही है कि हम अगर अभी पीछे हैं, ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि हम फिनिशिंग लाइन की तरफ हैं। तो फिनिशिंग लाइन की तरफ हम हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने 11th 12th में जो जो चीजें पढ़ी है उनको सबको इकट्ठा करने का टाइम। और अगर हमने कोई चीज नहीं पढ़ी है तो यहां से हम कितनी चीजें अपने साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा कि मान लीजिए एक बच्चा है कि उसकी पढ़ाई उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सब भूल गया है, जो भी उसने पढ़ा था सब भूल। एक बच्चा है कि जो 11th में भी अच्छे से पढ़ रहा था, सारी चीजें अच्छे से पढ़ रहा था, लेकिन अब वो आते आते उसकी स्पीड क्या हो गई है, धीमी हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अगर वो बच्चा जो 11th में अच्छे से पढ़ रहा था, सारी चीजें थी, अगर वो धीमा हो गया, और जो ऐसा बच्चा था जो उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया और जो अब पिकअप करेगा, अब उसने ध्यान देना शुरू किया, ठीक है, तो जो बच्चा लास्ट में पिकअप करेगा वो उससे आगे निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फिनिशिंग लाइन पर हम खड़े हैं, बॉल जब बाउंड्री के बाहर जाएगी बच्चों, तभी सिक्सर माना जाएगा। 1 इंच से भी बॉल अंदर गिर गई तो वो सिक्स नहीं कहलाएगा। तो जो बच्चे, तो ये खास उनके लिए मेरा मैसेज है जिन बच्चों ने लगातार 2 साल अभी तक मेहनत की है, 11 से लेकर 12 तक रात दिन किया है, कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अब हल्के से भी ढीले पड़े तो हम आगे की लड़ाई छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये समय है, आप अपनी गाड़ी को टॉप गियर पर डालिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, हो सकता है हम उसमें पढ़ाई की बातें कम करें। ठीक है, हम उसमें पढ़ाई की बातें कम करें, मैं आपको कम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा, मैं आपको कम केमिस्ट्री के सवाल बता पाऊंगा। लेकिन आज का सेशन क्या है कि इस पूरे सेशन में आपके जेई से लेके नीट तक हम क्या करने वाले हैं, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। जैसे कहावत है ना कि मुझे 3 घंटे, अगर मुझे 4 घंटे दिए जा रहे हैं किसी एक पेड़ को काटने के लिए, ठीक है, तो 3 घंटे में उसमें क्या करूंगा, अपना जो औजार होगा, मेरा जो हथियार होगा, जो आरी होगी, मैं 3 घंटा लगाऊंगा कि उस आरी की धार तेज हो। ठीक है, तो जैसे जैसे उस आरी की धार तेज हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा उस पेड़ को काटना। बोलिए ठीक बात है। तो आज तो आज अपन इस चीज से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक बात है। कई लोग लिख रहे हैं कि भाई ज्यादा ज्ञान मत दो, जल्दी स्टार्ट करो। हाँ कर रहे हैं बेटा, चिंता मत करो, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आए हैं तो लेके जाएंगे, तो अब आ गए हैं तो सारी चीज करेंगे। ठीक बात है। ठीक है, तो ये जो सेशन है, ठीक है, ये जेई नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। जैसे आप जान रहे थे, अभी तक क्या होता था कि नीट एस्पिरेंट को बोलो थोड़ा सा भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करा दो तो 2-2 फीट ऊपर उछलने लगता था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे हार्ड मत पढ़ाया करो, ये सब तो मेरे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, लेकिन अब पिछले साल के नीट जो एनटीए ने पेपर बनाया है, तो उसने एडवांस के भी पीवाईक्यू लिए हैं। ठीक है, तो जो जेई मेंस के पीवाईक्यू, जितने भी नीट के एस्पिरेंट हैं, उनको जेई मेन का पीवाईक्यू करना ही करना है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, नीट 2026 देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि यहाँ पर वो जेई मेन के पीवाईक्यूज हो रहे हैं या उसके एमसीक्यूज हो रहे हैं। नहीं, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो जेई के पीवाईक्यूज आपके लिए जेई वालों से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि भाई जेई वालों में तो जो क्वेश्चन आ गया 2025 में, वो तो 2026 में जेई रिपीट नहीं होगा, उनमें और पहले के क्वेश्चन रिपीट होंगे। लेकिन आपके लिए तो नीट में वो सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो नीट वालों के लिए जितना ये सेशन जेई वालों के लिए जरूरी है, उतना ही और बल्कि उससे ही ज्यादा ये सेशन नीट वालों के लिए भी जरूरी है। बोलिए ठीक बात है। चलिए ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, मुझे नहीं लगता, बाकी बच्चे बताएं अगर वॉइस प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, फिर अपन शुरू करते हैं ना। तो चलिए, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन बताएंगे, जैसे अभी अपन ने इस सेशन का इंपॉर्टेंस बताया, मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ठानना होगा, इंसान, जैसे बार बार मैं कहता हूं कि इंसान शरीर से कमजोर नहीं होता, वो अपने दिमाग से कमजोर होता है। दिमाग से अगर आप हार मान लेंगे तो हार मान जाएंगे। अगर आपने दिमाग में ठान लिया कि 99 परसेंटाइल लाना है, नीट में 600 प्लस नंबर लाने हैं, तो आ भी जाएंगे। लेकिन आपने मान लिया कि नहीं यार बहुत दिक्कत है, कैसे पढ़ूंगा, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे ये नहीं हो रहा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मतलब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखिए, तो अब अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है कि जैसे अभी सबसे पास एग्जाम आपकी जेई मेंस है, तो हमें क्या करना है कि भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है हमारा कि भाई हम ये देखें तो सही कि भाई कैसे कैसे सवाल उसमें आ रहे हैं।
ठीक है, उसका क्या क्या अपना उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक बात है। अच्छा अब आप देखिए, अच्छा इससे पहले क्या है बच्चों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सेशन आपका कैसे रहने वाला है, जो फ्लो आपका रहेगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, लेकिन मोर ओवर जो चीजें रहेंगी वो सिमिलर रहेंगी। कैसे रहेंगी मैं आपको बताता हूं कि पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करके चलें, ठीक है, क्योंकि बिना 11th के बिना बेस के हम 12th में कुछ नहीं कर सकते। इस बात से आप, ठीक है, इस बात से आप उस बात से जानिए, ठीक बात है। तो सबसे पहला जो हमारा फ्लो होगा, खास करके केमिस्ट्री में हर टीचर अपनी तरीके से कराएगा, हर टीचर बहुत ज्यादा एलिजिबल है आपको यहां पर खड़े होकर ज्ञान देने के लिए। कोई भी ऐसा टीचर यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। आप सब देख रहे हैं कि जागरूक आवाज इंडिया का ही नहीं पूरे गुजरात का वन ऑफ दी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पर कोई आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो आपको, वो डिजर्व करता है यहां पर खड़ा होना और आपको खड़े रहकर ज्ञान देना, ठीक है। हम सभी टीचर्स जो हैं एटलीस्ट 10-12 साल से यही कर रहे हैं, ठीक बात है। हमारे कितने भी पास आउट हुए बच्चे सुपर स्पेशलिस्ट कर रहे हैं, नीट वाले, जेई वाले, कोई फॉरेन में एमएस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी सबने अपना अपने जीवन में अच्छा खासा मचाया है, ठीक है, और वही चीज आपको भी करनी है, ठीक है। चलिए अब तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, खास करके मैं केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों, तो केमिस्ट्री, तो देखिए किसी भी बिल्डिंग के सबसे बेसिक 4 पिलर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के 4 पिलर की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहला पिलर आता है आप सभी का फेवरेट चैप्टर, जिसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसके नाम से ही बच्चे पसीने छूटते हैं। 11th में हम लोग इतने सालों से पढ़ाते हैं, हमें मोल बोलने में डर लगता है ना, ऐसा लगता है मोल बोल देंगे ऐसा लग रहा है बम फोड़ने जा रहे हैं। मोल नहीं पढ़ाने जा रहे, बम फोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। जेई मेंस के इसमें मान लीजिए 2 से 3 सवाल आ रहे हैं हर साल, नीट में भी, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सिर्फ 1 से 2 सवाल से वंचित रह जाएंगे, नहीं। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं किया तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, और अब तो क्या है, अब तो ये चलन है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी मोल्स निकलवा लेगा कि भाई इतना प्रोडक्ट बन रहा है, ए से बी से सी, इतने इक्विवेलेंट के बदले कितना मोल बनेगा। तो मोल के बिना तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी आपको फंसा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के बिना आपकी केमिस्ट्री किसी काम की नहीं है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को एक चैप्टर की तरह मत डील करिए। ऐसा मत देखिए कि ये एक चैप्टर है, नहीं बच्चों, ये पूरी केमिस्ट्री आपकी। अगर आपने ये नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला पिलर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे पिलर आपके कवर करवा देंगे। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार हम सारे पिलर कवर कराएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि 11th की जो बेसिक जानकारी है मैंने आपको बता दी, फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा आपको हर एक टॉपिक पढ़ाने के लिए, ठीक बात है। फिर इसी के बाद हम तुरंत पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के भी नाम से जानते हैं। क्यों, ये क्यों इतना जरूरी है, ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीरियोडिक टेबल बोल दीजिए या आप इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल दीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बोल रहा हूं मैं तो वो आपके पीरियोडिक टेबल में कहां आ रहा है, राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, उसका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है। बिना इसको पढ़े हम पूरी केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे बच्चों, ठीक बात है। तो देखिए, तो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और फिर सबसे बड़ा ब्रह्मांड, इधर देखिए, केमिकल बॉन्डिंग, जिसके लिए केमिस्ट्री मशहूर है भाई। हम आप एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है, तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। तो केमिस्ट्री कैसे अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बीच का बॉन्ड नहीं अच्छा। तो आपका जो उम्र है वो बॉन्ड बनाने का उम्र है, तो यहाँ पर हम बॉन्ड बनाना सीखेंगे। और ये आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, सेकेंड और थर्ड चैप्टर आप एक ही तरह से देखिए।
मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग को आप अलग अलग ना देखें, आप उसे सिंगल चैप्टर माने। ठीक बात है। फिर जो आपका चौथा पिलर है वो है आपका जीओसी, ठीक है, जिसे गॉड ऑफ केमिस्ट्री भी बताया जाता है। तो होता क्या है बच्चों, आप जैसे अब ये क्या है, ये 11th के टॉपिक है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि स्टार्ट करो स्टार्ट करो, मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन ये बताना जरूरी है। देखिए, जीवन में आप कोई भी काम करें, आपका ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट बताने लगूंगा तो आप में से हो सकता है कोई बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बाकी जनता आप लोग सभी बहुत स्मार्ट हो आजकल, है ना, लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको रह जाए कि यहां पर आने का क्या उद्देश्य है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ये मत सोचना कि मैं यहाँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूं, मैं आपको जेई मेंस और नीट कराने आया हूं। आप ये सोचिएगा कि ये पैसे कमाने का आसान तरीका है, आपके करियर का लॉन्च पैड है ये। ठीक है, अगर आपने इसको कर लिया तो जीवन में पैसे पैसे। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पैसे आने से जीवन की सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन तो कठिन है, वो तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन उस कठिनाइयों के लिए आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास शॉक एब्जॉर्बर्स आ जाएंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, उसमें देखते हैं ना शॉक एब्जॉर्बर्स होती है। तो महंगी कारें, सस्ती कारें, उसमें क्या अंतर होता है, शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे लगे होते हैं। तो ये वही आप देखिए, तो यहां पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके जीवन में बहुत ही महंगे शॉक एब्जॉर्बर्स आ जाएंगे। तो आगे की जो जीवन की कठिनाइयां हैं आपके लिए बेहद आसान बन जाएगी। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है बच्चों जिनसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक बात है, अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ ले। अच्छा, अब डायरेक्ट मैं आपको क्या कर सकता हूं कि डायरेक्ट मैं आपको 12th की चीजें नहीं पढ़ा सकता। भाई मैं तो पढ़ा ही सकता हूं, ऐसा नहीं है मुझे। देखिए भाई, टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि मैं यहां आया पढ़ा के चला गया, ठीक है, तो ये तो प्रोफेशनल हो गया। जैसे हम लोग भी कॉर्पोरेट टीचर्स हैं, दुनिया के हर कोचिंग्स में पढ़ाए हुए लोग हैं। तो टीचर इस तरह से नहीं कर सकता। मतलब हमारे अंदर हमारा बेसिक काम क्या है, आपके अंदर चिंगारी पैदा करना, कि एक चिंगारी आ जाए। जैसे आज भी हम लोग 11th के बैचेस लेते हैं, 12th के बैचेस लेते हैं, तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स तो हम सिखाते ही है, पर मेन उद्देश्य रहता है कि कुछ भी करके कि बच्चे के अंदर जान फूंक दे। क्योंकि एक बार उसके अंदर अगर मोटिवेशन आ गया, फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। ठीक बात है, तो ये कोशिश है, ये केमिस्ट्री के 4 पिलर्स हैं। इसी तरह से फिजिक्स, बायो, मैथ्स, इनमें भी सारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से चीजों को करना है। और अंत में एक चीज और कि भाई, अगर मैं हार मानूंगा, मेरी हार तभी होगी जब मैं हार मान रहा हूं, वरना आपकी हार कभी नहीं होने वाली। ठीक है, तो हार मत मानिएगा, अंत तक लड़िएगा। ठीक बात है, चलिए, तो अंत तक लड़ना है। अब देखिए, अब क्या है, अब जैसे ये है, ये टैली है, ये टैली है, इसमें हर एक चैप्टर है कि जेई मेंस वगैरह में किस तरह से चीजें आई। ठीक बात है, तो ये तो पूरी टैली है, पूरी टैली हम नहीं बताएंगे, जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स। अच्छा, और एक और बात कि जो भी आपको ये जो पीडीएफ यहां पर दिख रही है, वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी माध्यम है, ठीक है, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको वो हर चीज दी जाएगी जिससे आप एक्सेल कर सकें। ठीक बात है, तो इसमें सारी चीजें हैं। अच्छा, इसको क्या करेंगे हम अभी, क्योंकि अभी अगर सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे तो पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा उतना ज्यादा। तो देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि देखिए एनसीईआरटी इस चैप्टर को क्या कहता है, एनसीईआरटी इस चैप्टर को कहता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, अब क्या होता है कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एक शब्द होता है बेसिक, और एक शब्द होता है आप सभी का फेवरेट कलर पिंक। अच्छा देखिए, बेसिक और जनरल, ये दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही अंडररेटेड है। मतलब हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल भाषा में, अरे ये बेसिक सा है, अरे ये जनरल सी बात है। ठीक बात है, तो पर लेकिन जो बेसिक और जनरल होता है, आप ये मान लीजिए जहां कहीं भी बेसिक या जनरल लिखा है, यानी कि वहां गड़बड़ होने वाली है। अगर आपने वहां पर चूक की
वहां पर अगर आप कमजोर पड़े तो आपको दिक्कत होगी। तो कहीं भी बेसिक और जनरल लिखा हो वहां समझ लेना गड़बड़ है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 11th में जब नया नया बच्चा आता है सोचता है अच्छा सम बेसिक है, छोटी मोटी बातें होंगी, लेकिन बाद में पता चलता है भैया इसी ने जीवन बर्बाद कर दिया। ठीक है, आपका ऑर्गेनिक शुरू होता है, ऑर्गेनिक शुरू होता है, पहला चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री, सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या ही होगा उसमें। लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना पूरा का पूरा ऑर्गेनिक बेकार है। यानी जीओसी क्या है, बच्चा कभी कभी आता है वो बोलता है सर 11th की जीओसी 12th में कहां यूज है। तो जीओसी उस तरह है कि जैसे आपका जो घर बना है, तो जब हमारा घर बन जाता है उसमें इंटीरियर हो जाता है, तो वो जो घर जिन ईंटों से बनी होती है वो ईंट हमें नहीं दिखती, लेकिन क्या उस ईंट के बगैर हमारा घर टिक सकता है क्या, नहीं टिक सकता। तो जीओसी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ईंट है जिसके बदले आपका घर टिका रहेगा। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे तो चीजें नहीं होंगी। अगर आप मोटिवेट हो गए तो आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर आप देखेंगे यहां मॉर्निंग आफ्टरनून करके दिया हुआ है सेशन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑन एन एवरेज, ठीक है, कभी 0 भी हो रहा है, कभी 2 भी हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जेई मेन क्या है, जेई मेन अब एक एग्जाम ना बनकर एक टेस्ट सीरीज बन चुकी है। ठीक है, तो उसमें कभी कभार ये दिक्कत होती है कि भाई क्योंकि 25 ही सवाल आने हैं, तो कभी ऐसा होगा कि कोई चैप्टर आप बहुत मेहनत करके गए वो नहीं आ रहा। ठीक है, पर आप मान के चलिए कि 1 से 2 सवाल, 1.5 से 2 सवाल का एवरेज तो बनेगा ही। और मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है, आप ये मत सोचिए कि इस चैप्टर से 1 से 2 ही सवाल आ रहे हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बिना सीधा सीधा जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, एक भी सवाल आपका नहीं होगा अगर आप मोल कॉन्सेप्ट को छोड़ दें। यानी मोल आगे चलकर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी मोल के 2 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का 1 सवाल का मतलब है मोल के 2 सवाल। बोलिए ठीक बात है। चलिए, तो अब देखिए, अब अगर हम बात को आगे बढ़े तो अब यहां पर हमने क्या किया है, अब हमने यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे ये जो चैप्टर है आप जानते हैं कि ये आता है फिजिकल केमिस्ट्री की श्रेणी में। ठीक है, तो ये ऐसे चैप्टर्स है बेटा कि आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट में आपने 11th में भी पढ़ा होगा, तो ऐसा कोई बहुत खास चीजें नहीं है। ठीक है, बहुत खास चीजें नहीं है, तो आपको क्या है, प्रैक्टिस करना होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से किस तरह से चीजें आगे बढ़ पाती है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक बात है, तो क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वेश्चंस ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराकर, आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कराकर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपसे लेना। यानी कि भाई टीचर का काम क्या है, कोई भी, देखिए टीचर को तो भाई बहुत चीजें पता है, इतने साल से पढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन टीचर को कितना पता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कितना पूछा जाता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही रोल आता है एक एक्सपीरियंस टीचर का। ठीक है, जब हम लोग भी नए टीचर थे तो हमें लगता था कि यार बच्चों को ये भी बता दें, वो भी बता दें, ये कर दें, वो कर दें, पर एक्सपीरियंस के साथ हमने सीखा कि भाई अगर आप बच्चों को ज्यादा बताएंगे, आप अपना अपना ज्ञान झाड़ेंगे, तो बच्चा एक एक लाइन आपने एक्स्ट्रा बताई, बच्चा तो उसी में फंस गया। तो यानी कि एक्सपीरियंस टीचर, असली टीचर क्या करता है, कम इनपुट देता है, ज्यादा आउटपुट लेता है। आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी दिए गए इनपुट में आप कितना आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी का टारगेट यही है कि आपको कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाए। बोलिए बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो इसी के साथ अपन श्री गणेशाय नमः करते हैं, और ये रहा आपका पहला सवाल। चलिए, अब देखिए, अब यहां पर क्या है, इन्होंने बोला है कि CHO। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपके पास कार्बन है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, और एक और बात,
कि इन क्वेश्चंस में क्या रहेंगे, कैलकुलेशंस रहेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बताकर कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। पर आपको, मेरा काम क्या है, आप लोग यहां क्यों आए हैं, आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए हैं। आपको यह सीखना है कि कैसे मास्टर सॉल्व कर रहा है, और कोशिश ये करनी है कि पॉज करके, आप अगर मान लीजिए बाद में भी देख रहे हैं, एक बार वीडियो पॉज करो, नोटबुक पेन लेकर देखो। जितना ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करोगे उतना आसान रहेगा आपके लिए चीजें, ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता। अब देखिए, इसमें क्या बोल रखा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, कंबशन। कंबशन यानी आप सभी का फेवरेट काम, दैट इज आग लगाना, ठीक है। तो अब आग लगाओगे, हाइड्रोकार्बन यानी कंबशन करोगे इस प्रोडक्ट का, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 और H2O। अब देखिए ये कितना है, ये है आपका 0.210 ग्राम, ठीक है। अब ये बोल रखा है जो वाटर है, वाटर है आपका 0.127 ग्राम। बोलिए, ठीक बात है। अच्छा, जो CO2 है, CO2 है आपका 0.307 ग्राम, बताइए, ठीक बात है। अब इसमें बोल रखा है द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। अच्छा, यहां देखिए कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, वो आपके हाइड्रोकार्बन में है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जो CO2 और H2O बन रहा है, वो क्या आपके इसी कंपाउंड से बन रहा है, बताइए। तो यानी कि जितना कार्बन यहां हो रहा होगा वो यहीं से आ रहा है, जितना हाइड्रोजन H2O में आ रहा है वो आपके कंपाउंड से ही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या बोलूंगा, यहां देखिए CO2, ठीक है। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है, बताइए। CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम। अच्छा, 44 ग्राम में कितना ग्राम कार्बन है, बताइए। 12 ग्राम। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है। अच्छा, बताइए, अब आपके पास CO2 कितना है, देखिए यूनिटरी मेथड, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिटरी मेथड बेहद काम की है, ठीक है। बेटा, गुजराती मीडियम की भी क्लासें रहेंगी, आप उसके लिए चिंता मत करिए, अभी जितना हो पाए आप उतना देखिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्या बात हो रही थी कि देखिए कि 44 ग्राम CO2 मिलकर 12 ग्राम कार्बन दे रहा है। आपके पास कितना है, आपके पास 0.307 ग्राम CO2 है। तो अब क्योंकि भाई हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, ठीक है, तो मैं बोल रहा था केमिस्ट्री में यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होती है, बड़ी सरल सी होती है। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई 10 आम 100 रुपए के, तो एक आम कितने रुपए का है ना, देखिए यहां पर मैंने लिखा 10 आम 100 रुपए के, तो एक आम कितने रुपए का। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूं पर किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, बचपन से हमें ऐसा ट्रेन किया गया है, हमारे घर वालों ने इतना हमें सब्जी फ्रूट लाने भेजा है, इतना किराने की दुकान भेजी है कि अपन को पहले से ये पता है इसका सॉल्व किए बिना आंसर है, ठीक है। हमें पता है कि एक आम 10 रुपए का है। लेकिन यही चीज अगर मैं आपको केमिस्ट्री में पूछ लूंगा कि बताओ 44 ग्राम में अगर 12 ग्राम कार्बन है, 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो 0.307 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा, तो आप लोग भड़क जाओगे कि यार ये क्या बदतमीजी है, बताओ, ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहां पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया कि 100 इंटू 1/10, तो आंसर आया 10। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी यही करना है, पूरी केमिस्ट्री में हमें यही करना है। तो पूरी केमिस्ट्री में हम कैसे करेंगे, देखिए 12 इंटू 0.307 डिवाइडेड बाई 44, ये क्या आ गया साहब, बताइए, मास ऑफ कार्बन आ गया, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ। अच्छा, तो आपसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा है, इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी निकाल लो। तो देखो, हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या है कि 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O में क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन है, बताइए, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना है, 0.127, तो 0.127 ग्राम H2O में बताइए कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन आएगा
2 इंटू 0.127 डिवाइडेड बाई 18। अच्छा, अब परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो बताइए परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? तो परसेंटेज कैसे निकाल दिया, तो देखिए हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन जो आपका आ चुका है। देखिए परसेंटेज किस में से देखते हैं, टोटल में से, ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल देखेंगे। तो शुरुआत में आपने कितना ग्राम कंपाउंड लिया था, 0.210, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 0.210 इंटू 100। फिर से मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन यहां पर आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम लिमिट छोटा सा है, छोटे में हमें क्या करना है, टाइम लिमिट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कहां आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास यहां से आ गया, बोलिए ठीक बात है। अच्छा, अब इसी तरह से आप ऑक्सीजन भी देख सकते हैं, तो यहां देखिए, तो अब देखिए मैंने क्या किया, ऑक्सीजन कैसे देखेंगे, आपने कार्बन का मास निकाला, आपने हाइड्रोजन का मास निकाल लिया, ठीक है, टोटल मास कितना है, टोटल मास है आपके पास 0.210, ठीक है, तो यहां देखिए, तो यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन दो जगह था, कंफ्यूजन होता तो हम इससे कर लेते हैं, यानी क्या कर सकते हैं कि मास ऑफ आपका कंपाउंड है, ठीक है, उसमें से अगर मैं कार्बन का मास हटा दूं, हाइड्रोजन का मास हटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे ही मास ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास कितना था, 0.210 इंटू 100, ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां से आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है, यानी कि हमारी ओपनिंग में ही हमें अच्छा सवाल मिल गया, ठीक बात है। तो यही बात है, अगर हमारी ओपनिंग अच्छी है, अगर हमने शुरुआत में ही हार्ड सवाल देख लिए, तो हम आगे चलकर और अच्छा कर पाएंगे, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए, अब जैसे मैंने बोला मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड, अच्छा अब यहां देखिए, अब मोल कॉन्सेप्ट में एक और दिक्कत आती है बच्चों, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, रिएक्शन बेस्ड होता है, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, तो इसमें आपको डरना नहीं है कि रिएक्शन कैसे करना है, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपको क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो याद करने की कोशिश कैसे करनी है, यहां देखिए, अब क्या क्या पूछा हुआ है, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एज एसटीपी विद देखिए, तो मैग्नीशियम को आपने HCl से रिएक्ट किया, पता चल गया है एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl लिया है। अच्छा, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट क्या है, H2, तो ठीक है, अब Mg और Cl क्या बनाएगा बच्चों, वो बनाएगा MgCl2। अच्छा यहां देखिए, बैलेंस करना क्या है, बैलेंस करना इसको बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन भाई गूगल करके मत बताइएगा, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें, आंसर बताएं, बढ़िया है, ठीक है। बेटा गुजराती वाली भी चीज आएगी, आप चिंता मत करिए, सारी चीजें रहेंगी, आप सवाल देखिए, आपको सारी चीज आपको बताई जाएगी, है ना, गुजराती वाली चीज भी रहेगी, आप उसको देखिए, सभी चीज आपको केटर होगी, आपको समझना है, आप 11th 12th पढ़ रहे हैं, आप हिंदी मूवी देखते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गुजराती वाली भी चीजें रहेंगी, इसी चैनल पर आएंगी, लेकिन आप थोड़ा पेशेंटली इसमें देखिए, अगर आपको सीखने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अब देखिए, अब इसमें क्या है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो होता है मोल मोल एनालिसिस, इधर देखिए, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन सिखाते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मोल मोल एनालिसिस। जितने भी स्टोइकियोमेट्री के सवाल हैं सारे इससे निपट जाएंगे, कंडीशन यही है कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन पता है तो मोल मोल एनालिसिस से सब निपट जाएगा। तो देखो ठीक है, ए, अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मान लीजिए मैंने एक बैलेंस इक्वेशन लिखी, ठीक है, अब यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई बी,
इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई सी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाई। बोलिए ठीक बात है। अच्छा, ये हमने यहां पर देख लिया है। अब यहां पर देखिए क्या चीज हो सकती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, होता क्या है। अब देखिए, हमेशा क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है तो जाहिर सी बात है आपको दो चीजें पूछी जाएगी। मतलब एक के बारे में, एक गिवन डेटा होगा, एक रिक्वायर्ड डेटा होगा। तो इसमें से क्या करना है, आपको दो सेट उठाने हैं। तो जाहिर सी बात है, एक गिवन डेटा होगा, एक रिक्वायर्ड डेटा होगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि मोल में हमें क्या करना पड़ता है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट ध्यान रखना पड़ता है। धीरे धीरे हम बात करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आपका वो रिएजेंट होता है जो सबसे पहले खत्म हो जाए, यानी धोखेबाज। कि भाई दो लोग मिलकर रिएक्शन करने वाले थे, दो लोग मिलकर प्रोडक्ट बनाने वाले थे, ए और बी मिलकर प्रोडक्ट बनाने वाले थे, उसमें से एक निपट गया। ठीक है, देखिए मैं यहां पर वही आपको समझाऊंगा, वही कॉन्सेप्ट दूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मैं आपको सवाल नहीं, आपको सवाल ही करवाऊंगा। आपका समय बहुत कीमती है, ये मुझे पता है। ठीक बात है। अच्छा, अब यहां देखिए, ए प्लस बी गिव सी। ठीक है, ए प्लस बी गिव सी क्या है कि अगर मान लीजिए बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है, अगर बी खत्म हो गया तो बताइए, एक भले ही कितना भी प्रेजेंट है, 1,00,000 मोल है, 1 करोड़ मोल है, भाई दो लोगों के मिलने से सी बन रहा है ना, इनमें से एक भी खत्म हो गया तो निपट जाएगा। बताइए ठीक बात है। तो बस ये आप ध्यान में रखिए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा इसको यूज कैसे करना है। अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा था कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए, है ना, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो इक्वेशन हमने बैलेंस कर दी, बहुत आसान सी है। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि मुझे 220 ml हाइड्रोजन गैस मिल रहा है एसटीपी पर। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर दो चीजें होती हैं बच्चों, एनटीपी एसटीपी का भी देखिए होता क्या है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको फॉर्मूला बताकर छोड़ रहा हूं, डिटेलिंग अपन नहीं जा रहे। अब होता क्या है कि पहले जैसे जो इंडियन ऑथर्स होते हैं, ठीक है, तो इंडियन ऑथर्स, ठीक है, किसी की अपन बुराई नहीं कर रहे, अपन भी भारतीय हैं, ठीक है, वो भी गर्व से भारतीय हैं, लेकिन हाँ, अपन लोगों में भी देसीपन होता है, कुछ गड़बड़ होती है, अपन का एटीट्यूड होता है, ठीक है भाई, चलता है, जाने दो, है ना। ठीक है, तो जो इंडियन ऑथर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो दूरदर्शन की तरह होते हैं। हालांकि आप लोग तो दूरदर्शन से नहीं रिलेट कर पाओगे। तो होता क्या था कि पहले के जमाने में दूरदर्शन पे न्यूज आती थी, तो वो लोग कुछ गलत खबर भी बताते थे तो उसको रेक्टिफाई नहीं करते थे। हालांकि आज के भी लोग नहीं करते, पर ठीक बात है। तो दूरदर्शन वालों को रहता था कि छोड़ो यार, देखता ही कौन है, कुछ गलत बता भी दिए तो क्या ही फर्क पड़ जाए। तो वैसे ही क्या है, इंडियन ऑथर्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन ऑथर्स में ज्ञान की कमी है, ज्ञान उनके पास भरपूर है। पूरे इंडिया के लोगों का ज्ञान, पूरे पूरे डंका उसका पूरे विश्व में बच रहा है। ठीक बात है, लेकिन इंडिया के लोग क्या होते हैं, मूलभूत रूप से आलसी होते हैं। ठीक है यार, चल रहा है, जाने दो, एक बार प्रिंट हो गया, जाने दो, वही चलते हैं। तो देखिए, एनटीपी एसटीपी में एक फर्क होता है, ये है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो एनटीए डेटा दे रहा है तो इसमें क्या होता है, अगर आप एनटीपी ले रहे हैं, एनटीपी पे जो मोल्स का फॉर्मूला होता है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर होता है, और एसटीपी पर जो मोल्स का फॉर्मूला होता है V अपॉन 22.7 लीटर होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है। ठीक है, कुछ लोग लग रहा है गंदी गंदी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अरे गुजराती मिल जाएगा यार, गुजराती मिल जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं। ठीक है हीरो, चिंता मत करो यार, सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब देखिए, तो क्या होगा कि आपको ये बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, ये अंतर क्यों आता है, अंतर इसलिए आता है, यहां पर जो प्रेशर लेते हैं 1 atm और यहां पर जो प्रेशर लेते हैं वो आप सभी का फेवरेट 1 bar। ठीक है, तो इनमें अंतर है, इसलिए माइन्यूट सा अंतर है, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो पहले क्या होता था, पहले एनटीपी लिखा हो या एसटीपी लिखा हो अपन मान के कर लेते थे कि भाई V अपॉन 22.4 ही लेते थे। लेकिन अब आप ध्यान दें कि एसटीपी का मतलब क्या है, V अपॉन 22.7। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो अब क्या है, अब देखिए जैसे अभी मैंने मोल मोल एनालिसिस लिखा था, तो देखिए यहां पर मोल मोल एनालिसिस में हमेशा जैसे मैंने आपको 4 खाने बताए थे, तो आपको क्या करना है, 2 खाने उठाने हैं। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है,
और इसका डेटा दिया हुआ है। बताइए, बहुत आसान है। तो दो उठाने हैं, तो क्या करें? तो देखिए यहां पर मोल मोल एनालिसिस देखें। अगर हम मोल मोल एनालिसिस देखें तो देखिए मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, यानी कि मोल्स को उनके बैलेंस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। चलिए यहां पर देखते हैं। तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट से अगर हम देखें तो देखिए, तो मोल्स ऑफ Mg डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई 1। ठीक बात है। अच्छा, अब आपको क्या पूछा है? मास पूछा है। मोलर मास आपको बता दिया है 24 होता है। अच्छा, इसके मोल्स कितने हो गए? इसके मोल हो गए V अपॉन 22.7 लीटर्स। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी आ रही है? V यहां पर लिखा है 220 ml। अब बच्चों यहां ध्यान देना, ये ml में है, ये लीटर में है। ठीक है, तो अब आपका फर्ज है, आप चाहे ml वाले को लीटर में कर ले या लीटर वाले को ml में कर ले। यहां मैं लीटर, तो 22,700 ml। ठीक है, तो यहां पर बच्चों सॉल्व करेंगे तो बेहद आसानी से आपका सवाल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर आएगा। बोलो, ठीक बात है? एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख ले, वरना फिर क्या है? ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे सॉल्यूशन लिखा है, तो सॉल्यूशन आपको दुनिया भर के लिखे रहेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको सारी चीजें दी जाए, लेकिन अंत में सॉल्यूशन से सॉल्यूशन लिखा हुआ देखकर आपको पता नहीं चलेगा। तो वही मेरा उद्देश्य है कि आपको सॉल्यूशन बताना। आपको तो क्या करना है? आपको इसी मेथड से चीजों को करना है। बोलिए, ठीक बात है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सभी को हमने बराबर ग्राम दिया है। अच्छा, अब यहां पर सबसे बड़ा फर्क आता है कि मोल कॉन्सेप्ट का। तो मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या? ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला एक दर्जन है ना। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कोचिंग की दुनिया में, जैसे इस चैप्टर को सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड की किताबों में बताया जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन जो कोचिंग की दुनिया है, जेई नीट की दुनिया है, उसमें ये चैप्टर फेमस है मोल कॉन्सेप्ट के नाम से। तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है मोल का? बड़ा ही सीधा, बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे मैंने बोला एक दर्जन, तो एक दर्जन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में आई 12 चीजें। एक दर्जन का मतलब 12 चीजें। तो ठीक है, मैंने बोला 2 दर्जन, तो 2 इंटू 12। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं गया, क्योंकि आपके दिमाग में फिट है। वैसे ही एक मोल का मतलब क्या होगा? 6 इंटू लगभग, वैसे तो 6.023 होता है, लगभग 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। बोलिए, तो यानी कि मैं ये बोल दूं कि जैसे एक दर्जन है, 2 दर्जन है, 3 दर्जन है, तो 3 दर्जन में 36 चीजें होंगी, 4 दर्जन में 48 चीजें होंगी। तो जितना ज्यादा मोल होगा, तो देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो जितना ज्यादा दर्जन उतना ज्यादा केले, जितने ज्यादा मोल उतने ज्यादा एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। यानी कि जिसके मोल ज्यादा उसके एटम की संख्या ज्यादा, जिसके मोल कम उसके एटम की संख्या कम। अच्छा बताइए, मोल का क्या डेफिनेशन है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए गिवन मास तो सबका सेम है, 10 की पावर -9 ग्राम मोलर मास। तो बताइए मोलर मास तो अलग अलग होगा, यहां पर ये सारे एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं ये क्या कह लूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आया? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, यानी कि जिसका मोलर मास कम उसमें पार्टिकल ज्यादा। तो देखिए ये आपको जो मोलर मास है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, है ना, ये आपको पेपर में दिए जाएंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो भी गुजराती वाले डिमांड है, विवेक बेटा धैर्य रखो, सारी चीजें होंगी, सभी सभी माध्यम में आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, अभी हम गुजराती कमेंट सेक्शन में बवाल करने से अच्छा 2 मिनट लगा के सुन ही लें। सारे माध्यम गुजराती, आपको सारी चीजें कवर की जाएगी। ठीक है, और भी टीचर्स हैं, वो सारी मीडियम को कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा आप इसमें धैर्य देकर सुनिए। ठीक है, ठीक है, वो आपको सारा डेटा, गुजराती का लेक्चर कब होगा वो आपको सारा डेटा ग्रुप पर बता देंगे।
ठीक है। आपको तो भाई चिंतन सर है, वो आपको चिंतन सर पे भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। वो आपके लिए इतनी चीजें कर रहे हैं, आप वहां पर देखिए कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, आपको सारी चीजें मिलेगी, धैर्य रखिए। अभी हम फालतू का बवाल काटने से अच्छा 2 मिनट लगा के सुन लो यार, इतना क्या नाटक कर रहे हो, है ना। ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा उसके कम, जिसका कम उसका ज्यादा, ठीक है। तो जिसका मोलर मास, तो देखिए ये पीआर है, इसका मोलर मास सबसे कम है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा, ठीक बात है। चलिए, तो एकदम टाइम पास टाइप सवाल था। अब इस पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोल रखा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था 1 ग्राम का, ठीक है। वो बोल दे रहा है 1.46 ग्राम CO2 और 0.567 ग्राम H2O, द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, तो यानी कि एक तरह से वो उसमें क्या पूछा जा रहा है, एक तरह से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है बच्चों। अच्छा, और देखिए, और अगर आप बताऊं, अब देखो, अब एम्पिरिकल फॉर्मूले के भी बड़े लफड़े रहते हैं। तो देखो, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला भी देखिए, तो उसमें क्या होता है, वो टेबल लेबल बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं। आपको तो क्या करना है, आपको तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है कि चीजें आती कैसी, एकदम सरल तरीके से, ठीक है। तो आपको पूछा गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो भाई जाहिर सी बात है, एम्पिरिकल आ गया तो भाई फॉर्मूला आ गया तो मास भी आ जाएगा। तो अब आपको देखना, देखो अब ये क्या बोल रखा है, 1.46 ग्राम CO2 है। अच्छा देखिए, CO2 यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, CO2 लिखा है। बताइए CO2 को मैं कैसे पढ़ूंगा, CO2 को मैं पढ़ूंगा कि 1 मोल CO2 में, यहां कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा है, 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन होगा और 2 मोल CO2 होगा, ठीक है। यानी कि जितना मोल CO2 उतना मोल कार्बन, ठीक है। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, यानी कि वो कंपाउंड जिन जिन एटम से मिलकर बन रहा है उनका क्या करना है, उनके मोल्स का रेशियो। देखिए यहां पर मैंने लिखा AXBY, देखिए CO2 में देखिए कार्बन के 1 मोल है और ऑक्सीजन के 2 मोल है। H2O में देखिए हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। मैंने कोई भी कंपाउंड लिखा AXBY, यानी कि A का X है, B का Y है। बताइए ठीक बात है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, यानी कि कोई भी एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, आपको कोई भी टेबल लेवल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सा कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कान को कस के घुमाइए। तो क्या करना है, कभी भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाए, आपको वो कंपाउंड जिन जिन एटम से मिलकर बन रहा है उनके मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो लिख लीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब कोई कॉमन निकल रहा है, कट पिट के काट पीट दो, ठीक बात है। तो चलिए, तो यानी कि मेरा, जाहिर सी बात है, मेरे कंपाउंड में क्या क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड की वैल्यू मुझे बतानी है, यानी कि मुझे कार्बन का मोल्स बताना है, हाइड्रोजन के मोल्स बताने हैं, ऑक्सीजन का मोल्स बताना है, और इनका मुझे सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन रेशियो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलिए, अब देखिए, अच्छा मोल्स ऑफ कार्बन क्या करें, तो बताइए, अभी अभी हमने बोला 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है, यानी जितना मोल CO2 उतना मोल कार्बन। बताइए, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन। तो बताइए मोल्स ऑफ CO2 कितना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलिए ठीक बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं बताइए, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ रहे हैं, तो यहां देखिए हाइड्रोजन का कितना है, 0.567 ग्राम ऑफ H2। तो देखिए यहां पर, अब H2O का क्या सीन है, H2O में देखिए कि 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यानी कि जितना मोल हाइड्रोजन H2O होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा, यानी कि यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। बताइए, तो यानी कि यहां पर क्या लिखा, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O।
तो मोल्स ऑफ H2O, तो मोल्स ऑफ H2O के में गिवन मास 0.567 अपॉन कितना होगा हाइड्रोजन, ठीक है, इसका H2O का कितना मोल्स होगा 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलिए ठीक बात है, रेशियो, ठीक है। अब किसका है, ऑक्सीजन का। अच्छा, अब ऑक्सीजन में देखिए, अब ऑक्सीजन के पास हमारे पास चीजें नहीं है। अब 1 ग्राम कंपाउंड है, ठीक है, तो 1 ग्राम कंपाउंड में अपने पास क्या आ गया, कार्बन का मास आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, हाइड्रोजन का मास आ गया, निकाल सकते हैं ना। तो यानी कि ऑक्सीजन का मास क्या होगा, कि मास ऑफ कंपाउंड है ना, कि जो आपका CXHYOZ था, इसमें से क्या करें, आप कार्बन का मास माइनस कर दें और आप हाइड्रोजन का मास माइनस, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहां देखिए, अच्छा अब देखिए मोल्स ऑफ कार्बन आया, तो मोल्स ऑफ कार्बन आपके पास कितना आया, देखिए 1.46 अपॉन 44। अच्छा बताइए, मोल से मास पे कैसे जाते हैं, ठीक है, मोल से मास पे कैसे जाते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, बताइए 1.46 अपॉन 44 इंटू 12, तो ये क्या आ गया बच्चों, बताइए, ये आपके पास मास ऑफ कार्बन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, बताइए, मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 2 इंटू 0.567 अपॉन 18, ठीक है। अब इसके मोल्स कितने हो रहे हैं, बताइए, इंटू 2, ठीक है, तो यानी सॉरी इंटू 1, ये तो हाइड्रोजन का है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या आ गया, मास ऑफ कार्बन आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करें, अगर आपको दिख रहा है कि भाई आपका जो कंपाउंड है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है, तो कार्बन का ये मास है, हाइड्रोजन का ये मास है, ऑक्सीजन का मास आप सब में से माइनस करके निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास देखिए ये सारी चीजें, जो चीजें यहां पर अपन ने की है वही चीजें वहां पर की, देखिए 12 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 1 से माइनस करके, तो फाइनल आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक बात है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा देखना है। मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि सवाल को समझना है, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं हूं, है ना। कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है, कम समय में ज्यादा सवाल करना हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैलकुलेशन वाला देख लीजिए, ठीक है, जहां जहां मेरे लिए पॉसिबल है मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर भी वही चीज है कि कंसीडर द अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस HCl reacts with 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। अब देखिए, अब ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, क्यों अच्छा सवाल है, क्योंकि इसने हमें गिवन डेटा दे दिया है, ठीक है। तो गिवन डेटा दे दिया है, तो गिवन डेटा हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो गिवन डेटा अच्छा क्यों है, अच्छा अब देखिए, अब मुझे क्या बोल रखा है कि CaCl2 का मास, जो देखो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, क्या है कि एक बार गिवन डेटा लिख लो, एक तरफ रिक्वायर्ड डेटा लिख लो, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक बात है। तो मास पूछ रहा है CaCl2 का, अगर हम HCl का कितना है 250 ml 0.76 मोलर, ठीक है। डेटा देने के अलग अलग तरीके हैं, इन्होंने अलग तरीके से डेटा दिया हुआ है, ठीक बात है। चलिए, अब reacts with 1000 ग्राम ऑफ CaCO3, ये लो 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। अब देखिए, अब क्या होता है कि मोल कॉन्सेप्ट का जो सबसे पहला नियम है, तो मोल कॉन्सेप्ट का सबसे पहला नियम क्या है, ठीक है। चलो हर्ष गोहेल, गुड, चलो बढ़िया है, आप लोग दाद दे रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो बीच बीच में कमेंट छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे शायर होता है, शायर को क्या है, बीच बीच में वाह वाह करके मोटिवेट करना है, आपको भी बीच बीच में मोटिवेट करना है, बस कोशिश करिए गालियां ना दे। चलिए, अब देखिए, अब जब भी हमारे पास दो रिएजेंट आ जाते हैं, तो दो रिएजेंट आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, दो रिएजेंट आ जाते हैं तो हमें यह करना होता है कि उनमें से कहीं कोई लिमिटिंग तो नहीं है। वैसे ज्यादातर केस में पता चल जाता है, एक्सेस लिख देता है। अब इन्होंने हमें नहीं बताया, ठीक है, कि कहीं कोई लिमिटिंग तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए,
मोल्स ऑफ CaCO3। तो लिमिटिंग चेक करना, अब यहां देख लीजिए, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो तो आपको पढ़ाकर ही मैं बताऊंगा, क्योंकि टीचर की आदत है कि भाई मैं ये नहीं मान सकता कि सभी को आता है। कोई भी एक बच्चा कोने में अगर सेशन के बाद भी अगर वही हालत है, तो भाई इस सेशन का अब क्या मतलब है? इस सेशन का सबसे हेल्पफुल चीज ये है कि कम से कम इस सेशन के बाद बच्चे के पास एक चीज तो ऐसी हो, आप अपना कीमती 1 घंटा दे रहे हैं, इस सेशन के बाद कम से कम एक चीज तो ऐसी हो कि नहीं सर, हाँ ये चीजें मुझे नहीं पता थी, ये मास्टर ने बताई, ये मुझे पता चला, मजा आया। ठीक है, अब देखिए, अब लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि जो आपका धोखेबाज है, जो पहले खत्म हो जाना है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, अपनी फिर से सदाबहार रिएक्शन लिखे। तो सदाबहार रिएक्शन में क्या करें, मोल्स ऑफ A बाई ए, भाई लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में से ही होगा, प्रोडक्ट में से तो होगा नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में से तो होगा नहीं, तो अब क्या करें बताओ? ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मोल्स ऑफ A बाई ए, तो देखिए जिसका रेशियो, हमारे दिमाग में कुछ क्या होती है, गलत फहमियां भर जाती है। ऐसा नहीं कि मास्टर ने गलत पढ़ाया, नहीं, मास्टर सही बताता है, ये तो बहुत छोटी चीज है, हम उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मोल्स को देखकर, मास को देखकर कभी भी हमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बताना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कम मात्रा में है तो वो निपट जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई ए, मोल्स ऑफ B डिवाइड बाई बी। अगर इसका रेशियो कम आया, यानी कि LR आपका क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, अच्छा उल्टा भी हो सकता है, मोल्स ऑफ A बाई ए इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन मोल्स ऑफ B बाई बी। बोलिए, अगर ये आया तो LR आपका B है। मैथमेटिक्स है भैया, कुछ भी हो सकता है, साइंस है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों रेशियो सेम आ गए, तो ये दोनों रेशियो सेम आ गए हैं, यानी कि कोई भी धोखेबाज नहीं है। भाई हर कोई धोखा नहीं देना चाहता, वो तो मजबूरियां हो जाती है इंसान की, है कि नहीं? ठीक है, यानी कि अगर ये रेशियो आ जाता है, कोई भी आपका धोखेबाज नहीं है, कोई भी LR नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, LR नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, क्योंकि हमें पता है अगर रिएक्टेंट मतलब कोई LR है, इसका मतलब क्या होता है कि रिएजेंट खत्म हो गया, ठीक है, रिएक्शन बंद हो गई। लेकिन इसका मतलब ये होगा थर्ड केस का कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है, एक और चीज कि बच्चे पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, कि बच्चे आते हैं बोलते हैं सर हम पढ़ रहे हैं पर नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, नंबर क्यों नहीं आ रहे? सीधा सीधा मतलब है, इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, आपने चीजों को मतलब ही नहीं समझा। आपने ये तीनों केस रेड तो लिए हैं, पर तीनों केस का मतलब नहीं पता। ज्यादातर ये होता है, ये वाले केस में 60 से 70% जनता एकदम बत्ती गुल हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो यानी कि ऐसे हम LR डिसाइड करेंगे, और LR के हिसाब से ही हमारी सारी कैलकुलेशंस होंगी। बताइए, ठीक बात है? चलिए अब हम वापस चलते हैं। तो देखिए, तो अब क्या करें, तो अब आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, CaCl2 आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LR निकालते हैं, मोल्स ऑफ CaCO3 बाई 1 और मोल्स ऑफ HCl बाई 2। ठीक है, तो LR से हमें क्या पता चल जाएगा, LR से हमें ये पता चल जाएगा कि, ठीक है, तो यहां देखो, तो मोल्स ऑफ CaCO3, तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 100 CaCO3। ठीक है, मोल्स ऑफ HCl, अच्छा अब देखिए मोल्स ऑफ HCl में क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ HCl में आपको यहां पर मास नहीं दिया हुआ है, मोलारिटी और वॉल्यूम दी गई है। ठीक है, तो मोलारिटी और वॉल्यूम यानी 0.76। तो बताइए, अगर आपको मोलारिटी और वॉल्यूम दी गई है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो बताइए मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी 0.76 थी,
और ये 250 है, तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसको 0.25 कर लूंगा। तो बताइए अब मोल्स ऑफ HCl बाई 2। अब देखिए एक तरफ आपके पास क्या है, CaCO3, इसके मोल्स 10 है, दूसरी तरफ क्या है बताइए, 0.76 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 2। बताओ अब कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत आएगी, बताइए कमेंट करके बताइए कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। भाई ये तो ऑलरेडी 1 से छोटा है, मल्टीप्लाई होगा, यानी जाहिर सी बात है ये आपका, ठीक है, तो ये वैल्यू छोटी हुई। तो मैंने बोला ये वैल्यू छोटी हुई, यानी LR क्या हुआ, LR आपका HCl हुआ। ठीक बात है। अब देखिए LR आपका HCl हुआ, अब इसका मतलब क्या है, आगे की जितनी भी कैलकुलेशन है हमें किसके रिस्पेक्ट में करनी है, LR के रिस्पेक्ट में करनी है। तो जैसे आपने देखा था कि मोल मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो मोल मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे, मोल मोल कॉन्सेप्ट में हम मोल मोल एनालिसिस में क्या करते थे, हम 2 सेट उठाते थे, तो उसमें से एक सेट कौन सा लेंगे, LR। ठीक है, तो देखिए एक सेट मैंने LR लिया, तो LR आपका क्या था, HCl, यानी कि मोल्स ऑफ HCl बाई 2। दूसरा सेट कौन सा लेंगे, दूसरा सेट लेंगे हम मोल्स ऑफ CaCl2। CaCl2 का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, उसका मास। तो बताइए मोल्स ऑफ HCl ये रहा 0.76 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू मोल्स। तो गिवन मास अपॉन CaCl2, तो CaCl2 का मोलर मास कितना होता है, ये 40 और ये 71, यानी 111। तो यहां से बच्चों क्या होगा, मास ऑफ CaCl2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर आपका सेशन है। ठीक है, तो आज के जो सेशन में हमने थोड़ा से कम क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, क्योंकि ये चीजें बड़ी है, आप देख रहे हैं टेक्निकल चीजें हैं, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जितने भी बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं हम उसको क्या करेंगे, हम उसको निपटा लेंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको निपटा लेंगे। तो अभी के लिए मैं सेशन यही रोकता हूं। ज्यादातर जो भी खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के सेशंस हैं, अपन कोशिश करेंगे कि उसके 2 से 3 अपन पार्ट में निपटाएं, क्योंकि वही बात है कि जल्दबाजी नहीं है। मैं तो भाई, हम लोग तो क्रैश कोर्स भी पढ़ाते हैं, 1 महीने में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं 11th-12th, लेकिन मतलब ये नहीं है, जितना पढ़ाएंगे दमखम के साथ पढ़ाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे उसमें हमें एकदम ध्यान से देखना है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक बात है। चलिए त्रिशा बढ़िया, ऑप्शन सी ठीक है, बढ़िया बेला, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे भी आपको सेशन रहा, जो भी आपको कमी लगे उसको भी कमेंट करिए, जो भी चीज आपको अच्छी लगे उसको भी कमेंट करिए। इसी की तरह से आपके पास सारी चीजें आपको कराई जाएंगी बच्चों। ठीक बात है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।